क्या आपकी गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है? आपके घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस के दाम घटने वाले हैं? ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध खत्म हो गया है। कच्चे तेल की कीमतें जो आसमान छू रही थी वापस से पुराने लेवल पर आ चुकी हैं। इसके साथ ही एक उम्मीद जग गई है कि शायद अब स्थिति पहले की तरह हो जाएगी। प्राइवेट पेट्रोल पंप ने तो दाम घटा भी दिए, कमर्शियल एलपीजी के दाम घट भी गए, लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में बाकी जगहों में जो बढ़ोतरी हुई थी वो वापस से ले ली जाएगी? और इसके साथ ही एक सवाल और कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में जो स्पीड ब्रेकर आया था, क्या स्पीड ब्रेकर अब हट गया है? अर्थव्यवस्था पुरानी रफ्तार से चलने लगेगा या फिर चिंताएं और भी बची हुई हैं? और आखिर सवाल कि क्या इन सब के बीच में सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए और इससे सबक लेते हुए कुछ नए कदमों पर विचार करना चाहिए। आज आवाज अड्डा में करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप बीसीजी के एशिया पैसिफिक चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन साहब हैं, केयर एज की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जी हैं, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा साहब हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा जन्मेजय सिन्हा साहब, माना जाए कि ईरान वॉर अब खत्म हो गया है या फिर जो विराम लगा है, अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत की इकोनॉमी को लेकर जो चिंताएं थी वो चिंताएं भी वापस से अब हल्की होने लगी हैं? पहले तो ये ईरान युद्ध अभी खत्म नहीं हुई है। ये पहले अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, 60 दिन है। इसमें देखिए अभी हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट मुद्दे थे वो तो डिस्कस करने के लिए अभी आ गए हैं। और अब ये अभी सही बात है कि अमेरिका को बिल्कुल ही युद्ध नहीं चाहिए क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उनको अभी युद्ध नहीं चाहिए। मगर इस बार तो सब लोग को लग रहा है कि ईरान का की जीत हुई है। माने इतना जितनी भी बॉम्बिंग वगैरह हुई है, मगर अमेरिका को ईरान से जेसीपीओए से बुरे टर्म्स पर समझौता करने के लिए फोर्स किया गया। तो इसीलिए हम लोग वी कैन नॉट, ये हम लोग मान के नहीं चल सकते हैं कि अभी ये युद्ध खत्म हो गई। मगर हमको तो ये भी देखना पड़ेगा, जब युद्ध चल भी रही थी तब भी इंडिया काफी बढ़िया से मैनेज कर लिया। हम लोग देखिए ऑयल के सप्लाई को डाइवर्सिफाई किए, एलपीजी के लिए हम लोग ऑल्टरनेट प्रिपरेशंस किए। मगर लॉन्ग टर्म में जो करना है उससे हम लोग को आंख नहीं हटानी चाहिए। हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को अब फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस घटाना जरूरी है। पहले तो हम लोग को यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लोरेशन भी करना है और डिमांड को भी मैनेज करना है। और जो 460 या 500 गीगावाट है हम लोग को, उसको जैसे 1000 ले आते तो उसमें रिन्यूएबल्स की को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा। तो वो सब नहीं, हम लोग को उसमें अभी चुकना नहीं चाहिए। हम लोग वी शुड नॉट बिकम कंफर्टेबल। हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, मतलब सिचुएशन अपने कंट्रोल में है। बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस पर हम लोग सहमत भी थे। पिछले इससे पहले भी कई सारे शोज हुए ईरान वॉर को लेकर के, कमोबेश सभी इस राय पे एकमत थे कि ईरान वॉर खत्म नहीं हुआ है, थमा है, अभी एमओयू हुआ है। लेकिन ये 60 दिन का जो पीरियड मिला है उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि हम लोगों ने अचानक से वॉर शुरू हुआ, अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन 60 दिन का ही समय मिला हो, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, तो इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? अनिल पद्मनाभन साहब। लक्ष्मण, ये जैसे मैंने प्रीवियस स्पीकर का लास्ट मिनट बिट सुना था, तो आगे देखते हुए जो जैसे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक लेख में अभी साफ कर दिया था कि भारत ने एक तरीके से रेजिलियंस दिखाया था ये युद्ध के बाद, कि वो एनर्जी क्राइसिस से कैसे उन्होंने उस पर काबू पाया। तो लेकिन अब जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक संकट नहीं कहूंगा, प्रेशर जो है वो जारी है। और खास करके इन्फ्लेशन फ्रंट पे साफ नजर आ रहा है। वो एल नीनो, बरसात, मॉनसून
का कमी हो तो इन्फ्लेशन पे असर जरूर पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर भारत पे है, तो अगला जो हमें जो समय मिला है, तो इसमें जो भारत का जो रेजिलियंस, जो लचीलापन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया है, तो उसको और मजबूत करना पड़ेगा, बिकॉज संकट ऐसे आते रहेंगे, ये आखिरी संकट नहीं है। और आखिरी में मैं यही कहूंगा कि अगर आप 220 से देखें, जब कोविड का उपात ये पैंडेमिक आया था, तो उसके बाद हर साल एक ना एक संकट दुनिया पे पड़ा है और भारत पर भी असर पड़ा है। आप यूएई सॉरी यूक्रेन रशिया का जंग देख लीजिए, वेस्ट एशिया में जो मतभेद हुए, फिर चीन यूएस के जो मतभेद है उस पे जो असर हुए दुनिया पे, सप्लाई चेन्स, तो ऐसे संकट आते ही रहेंगे। तो इसमें यही है कि जो रेजिलियंस भारत ने दिखाया है 2020 के बाद और इस हाल में जो संकट हुआ, इसको और मजबूत करना पड़ेगा। इसको और मजबूत करना पड़ेगा। ये मजबूत कैसे कर सकते हैं, इसके अलग अलग उपाय हो सकते हैं, शो में आगे चलकर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे एक समझना है चीज़ कि तत्काल जो चुनौतियां थी, खास तौर से लग रहा था कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी। कई लोगों ने फिस्कल डेफिसिट को 0.5% तक बढ़ने का अंदेशा जताया। कई लोगों ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार में 0.75% धीमी रफ्तार का अनुमान भी दिया। तो क्या ये सारे अनुमान अब वापस पुराने लेवल पर मान लेना चाहिए, रजनी सिन्हा जी? तो जैसा कि हम लोग डिस्कस करे थे, सबसे पहले तो वॉर अभी ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत गिरावट आई है। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि प्राइसेस इस लो लेवल पे ही रहेगी। इतना अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, इवन वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके, तो चांसेस है कि प्राइसेस यहाँ से बढ़ सकता है। तो ये सब, सबसे पहले तो हमें ये सब फैक्टर्स को वी शुड अकाउंट फॉर दीज फैक्टर्स। उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि हमारा, अगर हम अज्यूम करें बेस्ट केस सिनेरियो की वेस्ट एशिया क्राइसिस जल्द ही रिजॉल्व हो जाता है एंड प्राइसेस लो रहता है, देन हम अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं, मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहूंगी। तो जीडीपी ग्रोथ ऐसे बिल्कुल। भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रोथ 6.7% होगा, जो कि मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट से थोड़ा ज्यादा था। इवन आरबीआई का प्रोजेक्शन 6.6 है, हमारा थोड़ा ज्यादा था 6.7। पर हमारा एजम्पशन यही था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस जल्दी ही रिजॉल्व होगा और इकोनॉमी में फिर से मोमेंटम दिखेगा। और ऐसे भी अगर आप डेटा देखें, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा आ रहा है, फोर्थ क्वार्टर का जीडीपी डेटा आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा जो आया फोर्थ क्वार्टर का, सब में हमें काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। जीडीपी ग्रोथ फोर्थ क्वार्टर में 7.8% मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा था। हम फोर्थ क्वार्टर में हमें करंट अकाउंट सरप्लस दिखा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ बहुत अच्छा था। रेमिटेंसेस ग्रोथ बहुत अच्छा था। ये सब कंसर्न्स था बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस, लेकिन एटलीस्ट फोर्थ क्वार्टर डेटा में हमें ये नहीं दिखा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहेगा। 6.7% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर रिजॉल्व हो जाता है जल्दी, तो उससे काफी रिलीफ मिलेगा इकोनॉमी को। लेकिन फोकस शिफ्ट होगा फिर वीक मॉनसून और एल नीनो, जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, काफी डिस्कशन उस पे होने लगा है। लेकिन उसपे भी हमें लगता है कि अगर हम लास्ट डेकेड को देखें, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से पुअर मॉनसून का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ पे और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे रिलेटिवली कम हो गया है। कंपेयर टू से डेकेड बैक जितना इम्पैक्ट था, उतना अब नहीं दिख रहा है ओवर टाइम, बिकॉज ऑफ बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ अदर सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब का शेयर बढ़ गया है। इन सब बहुत सारे कारणों के कारण वीक मॉनसून का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ पे और ओवरऑल ग्रोथ पे रिलेटिवली कम हो गया है। तो उसके लिए भी हम बहुत वरिड नहीं है। देखना पड़ेगा कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का कैसा रहता है, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, और उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि अगर हमें अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन मॉडिफाई करना है। इनफैक्ट लास्ट अगर मैं बिल्कुल, आपने 10 साल बहुत का देखूं, सॉरी, अपनी बात पूरी करिए। एक चीज और ऐड करना चाह रही थी कि इन्फ्लेशन को लेके भी काफी कंसर्न्स है कि अगर मॉनसून वीक होगा तो उसका फूड प्राइस इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा।
तो उस पे भी अगर हम देखें 10 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 10 इयर्स का, धीरे-धीरे पुअर मॉनसून का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी कम हो गया है। बिकॉज़ ऑफ वेरियस मेजर्स जो गवर्नमेंट लेती है जभी भी वीक मॉनसून होता है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। कभी हमने देखा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कट या एक्सपोर्ट सेक्टर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस। So various measures the government last few years में they have been able to control inflation even during weak monsoon. इसलिए हम ये भी बहुत श्योर नहीं है कि जस्ट बिकॉज मॉनसून वीक है तो इन्फ्लेशन पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें दो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मैं सुनील सुवर्णम साहब और साकेत मिश्रा साहब भी जुड़कर उनके पास जाऊँगा। आपने कहा कि फोर्थ क्वार्टर में इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर वेस्ट एशिया क्राइसिस का दिखा नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि फोर्थ क्वार्टर के आखिर के महीने में 28 फरवरी के आसपास ये पूरा वॉर शुरू हुआ था, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी नहीं हुआ था, तो वो शायद फर्स्ट क्वार्टर में वो दिखे। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो जून के आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है, इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जो उन्होंने जारी की है, उसमें भी जताया गया है कि थोड़ा सा एक मोमेंटम में एक धीमापन दिखा है जरूर। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है? रजनी सिन्हा। इसमें भी आपने बिल्कुल सही कहा। फोर्थ क्वार्टर में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट दिखेगा। वो जैसा कि आपने कहा वो सिर्फ लास्ट मंथ मार्च के मंथ में क्राइसिस था। एंड इनफैक्ट इस पूरे क्राइसिस का इम्पैक्ट हमें सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में ज्यादा दिखेगा। इवन फर्स्ट क्वार्टर में इन्वेंट्रीज था जिससे मैनेज की थी कॉर्पोरेट्स, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। लेकिन जो नंबर आया इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट, बट उस पे भी जो नंबर आया वो बेटर था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें ये फायदा हो रहा है इकोनॉमी को, मोमेंट काफी अच्छा था बिफोर वी गॉट हिट बाय द क्राइसिस। अगर स्पेशली अगर हम जीडीपी ग्रोथ का नंबर देखें फोर्थ क्वार्टर का, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बहुत अच्छा था। एंड इसके बावजूद कि उस सेंटर और स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर फोर्थ क्वार्टर में वीक था, उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा रहा। तो ये सब फैक्टर्स, जो ये मजबूती जो हमें दिख रही थी इकोनॉमी में वॉर के पहले, वो हमें हेल्प करेगी आने वाले क्वार्टर्स में। बिल्कुल, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सुनील सर, इसमें कुछ आप ऐड करेंगे? नहीं, मेरा एडिशन यही है कि पहली बात है कि हम ये स्लो डाउन की बात कर रहे हैं इस पैनल में, व्हेन के 6.6% में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो हम ऐसा नहीं सोचना मैं चाहिए पहले बता दूं, हेलो एक मिनट सुनील सर, हम लोग स्लो डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिवाइवल की बात कर रहे हैं। नहीं वही मैंने रिवाइवल मैंने हम सेइंग 6.9 टू 6.6 कटौती, कोई कटौती होती क्या? ये एक इम्पैक्ट है। मैं कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है और ये भी याद रखने की जरूरत है। मैं पॉइंट आउट करूँ कि वर्ल्ड में सबसे कम इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का हमारे पब्लिक के ऊपर आया है। उन्होंने गवर्नमेंट ने जो भी प्राइस हाइक्स किए हैं वर्ल्ड में सबसे कम की, बिकॉज बाकी सब देशों में डायरेक्ट इसको कंज्यूमर्स को पास ऑन किया था, हमारे देश में नहीं हुआ था। और अगर आप ऑटो सेल्स की नंबर देखें जो आ रही है, इसमें नहीं लगता है कि लोग के ऊपर उतना असर पड़ा कि अपनी कंजम्पशन को कम करा रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी देखें आप, तो पीपल का पर्सनल लोन्स ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड लोन्स ऑल टाइम हाई पे है। तो पैसा लेकर खरीद तो रहे ना, इधर स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक्स खरीद रहे हैं या फिर कुछ चीजों खरीद रहे हैं जो उनके क्रेडिट रिपोर्ट में उनको एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो लोगों की मूड और सेंटिमेंट में कोई खराबी नहीं है, ना लोन्स लेकर खरीद रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, जैसे मानसून की इफेक्ट उतनी नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये सब एक एंटिसिपेशन में होता है। एक्चुअली आप देखिए कि अगर फूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी प्रोड्यूस क्वांटिटी मानसून के कारण कम होती है, मगर प्राइस रियलाइजेशन बढ़ जाता है। तो एक्चुअली रूरल इनकम से भी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ हायर प्राइस, एंड शायद एमएसपी भी गवर्नमेंट बढ़ाएगी। तो मेरा मानना है कि हमें इतना नाराज नहीं होने की जरूरत है, कि जरूरत नहीं है, मैं सॉरी, कि एक्चुअली स्पीकिंग ये वॉर का इम्पैक्ट से हम इंसुलेटेड थे। कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर असर Q1 के जो अर्निंग्स आएंगे वहां पर दिखेगी, मगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे उतना नहीं दिखेगी। वही मेरा मानना है। मेरा मानना है कि
वो बिकॉज ऑफ दी कॉस्ट इंक्रीज, थोड़ा बहुत प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं उसके कारण अभी तक मुझे डिमांड में कमी नहीं दिख रही है, मुझे कोई आंकड़े से नहीं दिख रही है। बिकॉज मैंने कहा ना, बोरोइंग्स भी बढ़े हैं लोगों की, सेल्स भी बढ़ रही है ऑटोमोबाइल की। डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट होगा, बट वो टेम्परेरी इम्पैक्ट होगा। और इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ल्ड में भी स्लो डाउन आ रहा है, तो रिलेटिवली इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है। सेकंड, फिस्कल तौर पर जो एक टेंशन थी बिकॉज ऑफ द ऑयल प्रॉब्लम, वो अभी जरूर हल होगी ना, बिकॉज फ्रॉम $126 पीक अभी 55 डॉलर का ड्रॉप इन ब्रेंट प्राइस हो। अब मैं मानता हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट की जो इश्यूज थी वो अभी उतने नहीं होंगे। और गोल्ड के बारे में भी देखिए, गोल्ड इंपोर्ट रेस करने के बाद गोल्ड की परचेसेस भी गिर गई है। और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लोग अब अपने पुराने गोल्ड को बेचने लगे हैं, नॉट जस्ट टू यूज इट टू बाय न्यू ज्वेलरी, बट एक्चुअली कैश के लिए बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इवन दैट गोल्ड प्रेशर ऑन द इंपोर्ट बिल भी कम होना चाहिए। तो ओवरऑल फिस्कल सिचुएशन मुझे एक हेल्दियर स्टेट पे आते हुई दिख रही है। और मानसून का इम्पैक्ट जरूर रहेगा, बट मुझे जीडीपी के ऊपर उतना नहीं दिखता है जितना शायद थोड़ी बहुत एक एग्री सेक्टर के ऊपर, जो ऑलरेडी इकोनॉमी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर ज्यादा है, बट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर उतना नहीं कंट्रीब्यूट करता है। तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कंजम्पशन में दिखेगा, बट मेरे ख्याल में इट इज अ थिंग दैट विल पास। तो ये एक सस्टेनेबली हमारी इकोनॉमी एक डिसेंट विकेट में मुझे लग रही है, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, दरअसल इसमें जो आपने बात कही वो अलग अलग डेटा भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, सरकार के रिपोर्ट भी सपोर्ट कर रही थी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में फोर्थ क्वार्टर तक अच्छा खासा मोमेंटम दिखने लगा था, निजी निवेश भी आना शुरू हो गया था। लेकिन ईरान वॉर की वजह से लोगों के मन में कई सारी शंकाएं हो गई थी। आपने कहा कच्चे तेल के दाम कम हो गए, महंगाई पर असर कम पड़ेगा। साकेत मिश्रा साहब, मैं इसमें एक फैक्ट जोड़ता हूँ, फिर आप अपना कमेंट दीजिएगा। कच्चे तेल के दाम कम हो गए तो हम लोग सीधा मान के चल रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। लेकिन मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की तो उनके 2-3 कंसर्न थे। पहला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल तो गया है, लेकिन अभी भी जो इंपोर्ट कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट उतना कम नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई है। ईरान कह रहा है कि हम कच्चे तेल पे 20% का प्रीमियम ले रहे हैं, ये भी एक कंसर्न है। तो जिस तरह से कच्चा तेल का दाम बढ़ा था, उसका जिस तरीके से असर पड़ा था, वापस दाम घटने से असर उतना कम होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो क्या ये आगे चलकर सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है या फिर कोई रास्ता सरकार निकालेगी? धन्यवाद लक्ष्मण जी। देखिए, चिंता का विषय है, हॉर्मुज अभी पूरी तरह से नहीं खुला है और ईरान, मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत ही सकारात्मक रुख नहीं अपना रहा है, बार बार बात करने की कि मैं टैरिफ लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर मेरी आशा ये है कि ट्रेंड जो है क्रूड ऑयल का भी वो नीचे होगा और उससे हम लोग के ऊपर प्रेशर तो कम होगा ही, आई हैव नो डाउट ऑन दैट। दूसरी चीज जो सरकार ने अच्छी की है कि एक तो हम लोग ने लगातार अपनी इकोनॉमी को तेल से अलग हटाने की कोशिश की। आप कल दिल्ली का लॉ देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर तरफ जा रहा है, तो इस तरह हम लोग जितना खपत करते थे तेल की वो कम करी जाएगी। दूसरा, साथ ही साथ नए नए जगहों से हम लोग ने निर्यात शुरू किया है, आयात शुरू किया है तेल का, जिससे कि हम लोग के ऊपर प्रेशर, मेरे हिसाब से प्राइस को हम लोग बराबर कंट्रोल में रख सकेंगे। चिंता होगी, लॉस हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और उसको हमें मेकअप करना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि मुझे जो 2 पॉजिटिव ट्रेंड लगते हैं रिवाइवल के लिए सबसे अच्छे इस समय, पहला है कि जब धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा मिडिल ईस्ट में, चाहे वो कतर हो कि वहां पे उनकी गैस फैसिलिटीज में काफी डैमेज हुआ था, या यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, वहां पे, और जो इन्वेंट्री है उनके खाने पीने की चीजें जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, वहां पे पेंट अप डिमांड से हम लोग को स्पर्ट दिखनी चाहिए। दूसरी, हम लोग ने ट्रंप की चर्चा की थी आपके साथ पिछले महीने। मुझे अब ये प्रतीत होता है कि ट्रंप ने भी ये मान लिया है कि हर व्यक्ति से बदतमीजी करके और अलग रह करके नहीं जिया जा सकता है। इसलिए भारत उनकी आंखों में भी थोड़ा माने रखता है
और मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रेड डील होगी यूएस से, उससे भी हमारी इकोनॉमी को थोड़ी सी ताकत और मिलेगी, जोर पकड़ेगी स्पीड में। तो मुझे लग रहा है कि इस समय ओवरऑल हम लोग ठीक हालत में हैं। एल नीनो का इफेक्ट पड़ेगा, पर हम लोग के पास अभी भी है फूड ग्रेन का स्टोर, जो कि हम लोग जिसका वितरण करके हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। मेरे को एक चिंता नहीं होती है, जो कि सब लोग बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। मैं उसमें थोड़ा सा परे हट करके बोलता हूं। फिस्कल डेफिसिट केवल एक मेजरमेंट है। हमको ये देखना है कि हम लोग पैसा खर्च करके क्या रिटर्न ला रहे हैं इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन में, और उस अनुसार मुझे लगता है कि हम लोग को इकोनॉमी में थोड़ा किसी न किसी सोच करके एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक, इन 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 सेक्टर्स पर बड़ा निवेश करने की जरूरत है, जो कि केवल सरकार ही किसी तरह से कर सकती है सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर के। इसलिए मैं अगर फिस्कल डेफिसिट 0.2-0.3% बढ़ भी जाए और लॉन्ग टर्म हमारी वैल्यू क्रिएट हो, तो मैं उसका बहुत समर्थन करूंगा। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है साकेत सर, तो चिंता ये नहीं होती कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। चिंता ये होती कि जैसे फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, इंटरनेशनल एजेंसियां रेटिंग घटा देती हैं, फिर ऐसे में इन्वेस्टमेंट बाहर से आना थोड़ा सा कम हो जाता है, उनकी चिंताएं बढ़ जाती है। वो इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ते ही लोगों के भौहें तनने लग जाते हैं। क्यों जन्मेजय सिन्हा साहब? आपने सही बात बोला। हम लोग को थोड़ा सा ऐतिहासिक तौर पर देखिए तो 33 साल से हम लोग करीब 6.4-6.5% पर ग्रो कर रहे हैं। 35 साल में खाली 4 साल रहे हैं जब हम लोग का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। 31 साल में हम लोग का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, और ये जो डेफिसिट है वो 1-1.5% रहता है। तो हम लोग उसको मानने लगे हैं कि ये नॉर्मल है, यूजुअल है। ये थिंकिंग अब हम लोग को आगे जाते हुए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स है, जो पद्मनाभन साहब भी शुरू में बोल रहे थे, वी शुड गेट यूज्ड टू कि कुछ ना कुछ शॉक आते रहेगा। तो इसके लिए करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या होता है कि जहां करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कंट्री रहते हैं, फिर फ्रैजाइल 5 बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां ऑयल प्राइस बढ़ा तो हम लोग का रुपये पर प्रेशर पड़ जाता है, रुपये पर प्रेशर पड़ जाता है तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस जाने लगते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न घट जाता है। तो ये माने हम लोग का एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो इसलिए अब हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट पर ढंग से काम करना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए। सेकंड चीज हम लोग को ये करना चाहिए कि अब ये जो एक्सपोर्ट पेसिमिज्म रहा है इंडिया में कि हम लोग खाली इंडियन को बेचेंगे, इसको अब हम लोग को युद्ध करना है इसकी। तो डीरेगुलेशन कमेटी तो चल रही है, जीएसटी, लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मगर जब ये एफटीए हो रहे हैं, एक चीज हम लोग को बिल्कुल नजर में रखना है कि रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स पर हम लोग को टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं इन पर हम लोग टैरिफ लगाए तो फिर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग को ये इनपुट चाहिए हम लोग का एक्सपोर्ट के लिए। जो एफटीए साइन करेंगे तो हम लोग का मार्केट भी खुलेगा, उनका मार्केट जरूर खुलेगा, मगर हम लोग का भी मार्केट खुलेगा। तो हम लोग को ग्लोबल क्वालिटी एंड चाइना लाइक कॉस्ट पर बेचना होगा। उसके लिए हम लोग को इनपुट कॉस्ट को नहीं बढ़ाना। दो यहाँ पे काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं। अनिल पद्मनाभन साहब, इस पे आपका कमेंट चाहूँगा। फिर मैं रजनी सिन्हा ने जो कहा था कि मॉनसून बहुत बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए जितनी बड़ी चिंता लोग जता रहे हैं, इस पे आगे चर्चा करूँगा। लेकिन अभी जन्मेजय सिन्हा साहब ने दो बातें कही कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मौजूदा इकोसिस्टम को बदलना होगा, रॉ मटेरियल पे हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाएं, फिनिश्ड प्रोडक्ट पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें। सिन्हा साहब ने सही फरमाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ये उपाय ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर आप देखिए हमारा जो इंपोर्ट बास्केट ज्यादा एक्सपोर्ट से पूरा डाइवर्सिफाई हो गया है। तेल का एक उदाहरण देखिए, वो तेल मंत्री ने कहा है कि पहले 80 कंट्रीज कुछ होते थे, अब 150 कंट्रीज से आते हैं सोर्स। अभी हाल में अर्जेंटीना के साथ भारत ने समझौता किया, तो वहां से
ये जो ग्रीन मिनरल्स हैं वो भी आएंगे। तो एक डाइवर्सिफाइंग, एक हमारा ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई किया है। दूसरा जो एफटीएस किया है भारत ने, एक नहीं इतने सारे जो किए हैं सारे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ है। इसका मतलब ये है कि भारत अब एक तरीके से ठान चुका है कि जो सिन्हा साहब ने कहा ना कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए इंडियन का गुड्स, मतलब जैसे चीनी गुड्स है, तो वो एक तरीके से वो हमने ठान लिया है कि भारत के गुड्स भी अभी कॉम्पिटिटिव होंगे। तो इसको अलग से मत देखो, इसके साथ बाकी जो लेबर रिफॉर्म हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जीएसटी में जो उदाहरण मतलब जो तब्दीलियां की हैं, ये सब मिला के देखो तो एक तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है और कॉम्पिटिटिवनेस वो बहुत बड़ा है, वो बहुत आगे कर मतलब इम्प्रूव किया है। तो ये जो उन्होंने कहा है वो सही है। ये दिशा, आई मीन ऑब्जेक्टिव सही है, अब दिशा भी पकड़ लिया, अभी मोमेंटम पकड़ना है। तो आगे चलते हुए ये तब मोमेंटम तभी पकड़ेगा जब स्टेट्स जो है वो भी इसमें सेंटर के साथ हाथ में हाथ मिलाएं। और ये तो साफ नजर आ रहा है, कुछ स्टेट तो आगे चल पड़े हैं। और आखिरी में मैं ये कहूंगा, आज जो जापानी प्रधानमंत्री आए हैं और उनका जो कॉन्फ्रेंस है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में नहीं हो रहा है, वो खास करके नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं। तो अब ईस्ट में जो बदलाव आएगा उससे एक अलग किस्म का मोमेंटम आएगा। और ईस्ट को जब जोड़ोगे इकोनॉमी में, एक अलग तरीके का कॉम्पिटिटिवनेस आएगा। तो ये सही है, मतलब अभी इसको गति पकड़ना है, बस यही है। गति पकड़ना है, बस यही है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे पूछ लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो आपने कहा क्रूड ऑयल को लेकर के, आपको ये लगता है कि भले ही हम लोग डाइवर्सिफाई कर लें, लेकिन डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शॉक समय समय पर आते रहेंगे। तो क्या हम चाइना की तरह हम लोग भी लंबे समय तक का स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप नहीं कर लेना चाहिए अभी से ही? हाँ लक्ष्मण, वो तो अनाउंस भी हो गया ना, कुछ 4 सेंटर सेटअप कर रहे हैं यूएई के साथ, जो एक समझौता किया भारत ने। तो वो दोनों जॉइंटली वो रिजर्व बढ़ा रहे हैं, वो सब तो हो रहा है। तो आप जैसे आई थिंक सिन्हा साहब ने कहा था, नहीं ये साकेत साहब ने कहा था कि ईवी का जो पॉलिसी है जो दिल्ली में जो अभी कल अनाउंस किया है, तो उसका डायरेक्शन क्लियर है कि वो हाइड्रोकार्बन का जो मतलब हम ये जो इंपोर्ट करते हैं उसका कम करे प्रेशर। तो ये सब मैं वही कह रहा हूँ, ये अलग अलग मत देखो, ये सब एक ही पजल है, मतलब एक ही बोर्ड पे हम सब खेल रहे हैं। तो ये सारी तब्दीलियां जो हो रही हैं एक साथ है। अगर आप इसको एक देखोगे, पूरा पैटर्न है इसमें। अगर आप अकेले अकेले देखोगे एक तो डायरेक्शन लगेगा में जा रहा है, कि हाँ बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रहा है। एक चीज़ मैं सोच रहा था, जब रजनी सिन्हा मैम ने कहा कि मानसून को लेकर के इस पे काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हो रही हैं, और कई सारे शोज़ में पैनलिस्ट ने ये कहा कि ईरान वॉर तो ख़त्म हो गया या फिर थम गया, उसकी चिंता तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब एक नई चिंता बन गई है मानसून को लेकर के। ये चिंता कितनी जायज़ है, ये साकेत मिश्रा साहब पहले आप इस पर बताइए। क्योंकि रजनी सिन्हा मैम ने, आप पता नहीं उस टाइम शो ज्वाइन किए नहीं होंगे, उनका कहना था कि इकोनॉमी का सिस्टम बदल गया है। अब मानसून का जो इतिहास कहता है, मानसून खराब रहने के बाद भी ऐसा नहीं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। नहीं, मैंने उन्होंने जो कहा था वो मैंने सुना भी था, और मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। और उसके 2-3 पहल हैं जो कि सरकार ने किए हैं। पहली बात तो, जो पहले ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की कैपेबिलिटी होती थी, उसके विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई की गई है। अभी अगर होना था तो इस समय जो पेट्रोल और गैस का भी हाल था, लोगों ने कोशिश की, पर 5-6 दिन के में ही उसको नियंत्रण में ले आए। वही चीज हो गई है अब आवश्यक वस्तुओं में, स्पेशली कृषि क्षेत्र की। दूसरा जो है कि अब हम लोग के पास जो फूड ग्रेन का स्टॉक है और जो वितरण प्रणाली है, उससे खाने की भूख मिटाने की क्षमता हमारे देश में है, जो कि पहले नहीं होती थी काफी हद तक। फर्क पड़ेगा केवल एक जगह पे, वो ये है कि जो हमारी जनता में आज भी बहुत लोग कृषि पे और ग्रामीण इलाके में रहने वाले हैं, उनके कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि वो जो रूरल डिमांड होती है, क्योंकि वो अगर चिंता करेंगे कि हम लोग कितना, हमारी उपज कितनी होगी, हम बेच कितना पाएंगे,
और सरप्लस हमारा कितना रहेगा, उसके हिसाब से थोड़ी रूरल डिमांड पे फर्क आ सकता है, जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग ड्रॉन नहीं होगा, 6-8 महीने की बात होगी, अगले साइकिल में ठीक हो जाएगा। पर अदरवाइज मुझे लगता है हमारा देश इस समय काफी हद तक अच्छी तरह से तैयार है एल नीनो के इफेक्ट से। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो काम हुआ है इरिगेशन पे और सिंचाई पे, जिससे कि जो पहले होता था कि एक कुछ जगह पानी ज्यादा गिर गया और कुछ जगह नहीं गिरा, तो पानी के वितरण में भी और जगह जगह पहुंचाने में हम लोग की क्षमताएं बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है एल नीनो का जो हो सकता था नेगेटिव इफेक्ट वो कम हो जाएगा। इसमें लेकिन आपने जो बात कही वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग कदम उठाए गए हैं जो एल नीनो के इफेक्ट को हो सकता है कम करे, लेकिन रूरल डिमांड ऐसी चीज़ है जहां से पिछले कई क्वार्टर से जो डिमांड बनकर आ रही थी रूरल एरिया से ज़्यादा आ रही थी, वहां पे डिमांड ज़्यादा रोबस्ट थी। रजनी सिन्हा मैम, आप लोगों ने इसको कहीं कैलकुलेट किया है क्या? अगर 40% तक मानसून डेफिसिट रहता है, जो अभी ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं पिछले 1 महीने के, 40% तक तो काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट रहता है, ये आपको कई तरीके से आपको प्रभावित करेगा। ये भी डिपेंड करेगा कि जुलाई और अगस्त में रेनफॉल का कितना रिकवरी होता है, क्योंकि अगर रिकवरी हो जाता है तो उससे थोड़ा सिचुएशन इम्प्रूव होगा। दूसरा कि खरीफ सोइंग पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है। अगर हम अभी तक का डेटा देखें तो हाँ, खरीफ सोइंग पे एडवर्स इम्पैक्ट दिखने लगा है पुअर रेनफॉल का, लेकिन अगर वो जुलाई में इम्प्रूव हो जाता है तो थोड़ा हमें उसमें सोइंग भी उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। साथ साथ में ये कहना चाहूंगी कि ओवरऑल हम जो ये 40% डेफिसिट बोल रहे हैं जून मंथ में, हम ये ऑल इंडिया बोल रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा कि जो स्टेट्स इम्पोर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वहां कैसा रेनफॉल होता है। अगर हमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है कि जो स्टेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं होता है, उन जगहों पे अच्छे से बारिश होती है, और अगर जुलाई अगस्त में इम्प्रूव हो जाता है बारिश, तो सिचुएशन इम्प्रूव हो सकता है यहाँ से। बट अभी जैसा कि आप रूरल डिमांड की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर का अगर हम शेयर देखें जीवीए में, तो वो कम है, अराउंड 18% है, पर अभी भी अराउंड 43% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अगर हम इनकम देखें कितना क्रॉप प्रोडक्शन से आता है, जैसा कि मैंने कहा, अब रूरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम जो कि बाकी एग्री रिलेटेड सेक्टर से आता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वो सबसे बढ़ गया है। फिर भी बढ़ने के बाद भी एग्री क्रॉप प्रोडक्शन से अभी भी 50% ऑफ एग्री इनकम वहां से आता है। तो अगर ओवरऑल इम्पैक्ट होता है तो हाँ, रूरल डिमांड पे उसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा, लेकिन ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि अगर इम्प्रूव हो जाते हैं तो इम्पैक्ट कम होगा। और साथ ही साथ अगर हमारे अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अगर अच्छा करती है, बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस रिजॉल्व हो जाता है, उससे अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, बिजनेस सेंटिमेंट्स इंप्रूव होता है, और हमारी बाकी सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर अच्छा करती है, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। बिकॉज ये सब टैरिफ के बावजूद जो यूएस का चल रहा था लास्ट ईयर और इतना अनसर्टनिटी था, उस एंड वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसके बावजूद हमारा जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, वो लास्ट फ्यू डेटा पॉइंट्स अगर आप देखें तो उसमें अभी भी अच्छी ग्रोथ बनी हुई है। तो ये सब पॉजिटिव्स भी साथ साथ इकोनॉमी में है जो कि सपोर्ट करेगा इवन इफ मॉनसून इज बैड एंड एग्री सेक्टर इज इम्पैक्टेड। चलिए, मैं तो आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हो गया हूं, लेकिन सुनील सुवर्णम साहब का सहमत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाजार के जो निवेशक हैं ये लोग मानसून को लेकर बहुत चिंतित दिख रहे हैं। सुनील सर। नहीं, सी बाजार की बात अलग है, इकोनॉमी की बात अलग है। मैं जो मैडम कह रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, मैं फुल्ली सहमत हूँ, बट बाजार ऐसा नहीं रिएक्ट करता है, बिकॉज बाजार को डर है कि उन चीजों जो बाजार के कंपनियां प्रोड्यूस करती है, वो जो महंगी चीज प्रोड्यूस करती है जैसे कार और एक हाई एंड टू व्हीलर, इनकी डिमांड घटेगी तो बाजार की कंपनियों की हालत ठीक नहीं होगी, और बाजार इस चिंता में, तो असलियत जो आता है वो बाद में पता चलता है। अब देखिए जीडीपी के आंकड़े अगले क्वार्टर एंड तक ही हमें मिलते हैं, तो जीडीपी का आना बात एक है, मार्केट की सोच अलग है।
तो मार्केट जरूर मानसून का इम्पैक्ट को मन में रखते हुए नर्वस रहेगा, वो बात अलग है। मगर इकोनॉमिकली जो मैम कर रही है ना, वो हार्ड डेटा है कि 43% वर्कफोर्स एग्री रिलेटेड है। मगर अगर आप देखें तो सोइंग सीजन और इस सीजन में बारिश की कमी हुई। सेकेंड बात जो आपने कहा कि 42% डिफिसिट, अब सब हेडलाइंस इसी पर है और मार्केट के ऊपर भी उसका असर दिख रहा है। मगर याद रखिए कि जून मंथ में 19% ही साल की बार बरसात होती है, तो ये बहुत छोटा महीना है उस हिसाब से। जुलाई में 32% होता है, पूरे वर्ल्ड का सीजन का रेनफॉल में 32% जुलाई में होता है। तो और 23 जून से देखा है कि मॉनसून की एडवांसमेंट थोड़ी बेहतर हुई है। अभी भी आईएमडी ने अपना फोरकास्ट को घटाया, 90% में ही रख रहे लॉन्ग पीरियड की रेशियो, पर अभी लास्ट वीक ऑफ जून से बारिश शुरू हुई है, तो जुलाई का वेट करके, तो जुलाई हो गया तो 19 + 32 50% ऑफ द मॉनसून का इंपैक्ट दिखेगा। तो बेटर जजमेंट हम अगस्त फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दी है, बट मार्केट तो मार्केट है, वो नर्वस है क्योंकि वो फ्यूचर को रीड करने की कोशिश, बस मार्केट में पैसा बनता है थ्रू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मार्केट उसको गेस करने की कोशिश करता है और उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश करता है। तो मार्केट की अनसर्टेनिटी रहेगी, मगर जरूर मैं मानता हूं कि चिंताएं जो मार्केट की है वो इकोनॉमिक लेवल में उतना शायद नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने भी एक टास्क फोर्स लगाया, 111 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो जिसमें इरिगेशन ज्यादा नहीं है, जो रेन फेड पे है, और उसमें कुछ करने की सोच रही है गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग देम। वो क्या डिसीजंस लेती है वो आने वाले दिन में पता लगेगा। बट ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उतना नहीं है, और स्टॉक मार्केट में भी एग्रीकल्चर रिलेटेड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जैसी कंपनियां बहुत कम हैं इन वेटेज। बट कंजम्पशन का इम्पैक्ट थ्रू ड्राउट लाइक कंडीशंस आ जाती है, तो वो बात है। और सेकंड बात है, ये हम फिर आंकड़े देख के बता रहे हैं, पर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मैडम ने बताया था कि जहां पे सोइंग हो रहा है उधर बारिश कैसी पड़ रही है, वो इंपॉर्टेंट है। मुंबई शहर में या दिल्ली शहर में बारिश पड़ के क्या फायदा, राइट? तो ये सब चीज आई थिंक बहुत एडवांस में हम डिस्कस कर रहे हैं। बट ओवरऑल मानते हैं कि इस मॉनसून लास्ट डिकेड का ऑलमोस्ट वन ऑफ द थर्ड वर्स्ट लग रहा है, मगर फिर भी इतिहास बताती है कि मॉनसून डाउन होने पर भी हमारी जीडीपी की ग्रोथ कभी 5% के नीचे तो गई नहीं ना। तो इकोनॉमिक जीडीपी इम्पैक्ट ठीक है। और एक और बात जो आपने कहा था, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, तो क्या है कि ट्रेड डेफिसिट पे जरूर प्रेशर है, मगर करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए एफसीएनआई स्कीम जहां पे 40 से 50 बिलियन डॉलर की इनफ्लो एक्सपेक्टेड है बिफोर 30 सितंबर, वो जरूर करंट अकाउंट डेफिसिट को सपोर्ट करेगी, ब्रिंग डाउन। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में याद रखना चाहिए कि ये ब्रेड क्रूड की बिल्कुल यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें ये भी कहा गया है कि डेट फंड में तो पैसे आने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द इक्विटी में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो फॉरेन फंड है उनका इन्फ्लो आना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स भी अब धीरे धीरे माहौल भारत की तरफ वापस बनाना शुरू कर दिए। साकेत मिश्रा साहब, इसकी तरफ कई सारे कदम रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए, कई सारे कदम फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उठाए गए। आपको लगता है कि और कुछ कदम ऐसे उठाने की जरूरत है क्या कि जो इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे थे या फिर अब तक थोड़े से ठंडे रुक पे थे, वापस से भारत की तरफ मुंह मोड़े? लक्ष्मण जी, भारत की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो कि हमेशा पिछले 10 साल से तो देखी रही है, 2014 से, वो बरकरार है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम लोग को अभी भी काम करना है, और वो जितना हम लोग करते रहेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग के पास निवेशक आएंगे। इस समय जो निवेश आ रहा है, अगर आप देखें तो वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स में बड़ी कस के आ रहा है, और जो नए हम लोग चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। इन सब एरियाज में जिन क्षेत्रों में आ रहा है निवेश, वो नए क्षेत्र हैं कंपेयर टू द पास्ट, और वो भविष्य के लिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग को जो भारतीय कंपनियां जाकर के बड़े बड़े निवेश कर रही हैं बाहर टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, या जाकर जैसे अभी सॉफ्टवेयर में किसी ने खरीदा है
टाटा मोटर्स ने जाकर के इटली में खरीदी थी एक कंपनी को। तो जो ये निवेश हो रहा है, जो बाहर निवेश किया जा रहा है भारतीय कंपनियों द्वारा, उनको किस तरह हम लोग खींच करके प्रोडक्शन में ले आए भारत में, उसके लिए अगर कोई इंसेंटिव स्कीम सरकार अगर इंडस्ट्रीज के साथ मिल जाए, तो जो जन्मेजय जी पहले बात कर रहे थे कि हमको एक्सपोर्ट की तरफ सोचना है, हमको एक्सपोर्ट की तरफ सोचना है और साथ साथ सस्टेनेबल लीड्स की जरूरत है। तो सस्टेनेबल लीड तब आएगी जब हम लोग खरीद करके बाहर की टेक्नोलॉजी को, बाहर के बेस्ट लोगों को भारत में ला सकेंगे। क्योंकि जो पॉइंट जन्मेजय जी ने किया था वो बहुत रेलेवेंट है। हम लोग को पूरे मतलब मिशन मोड में जाकर के एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल लीडरशिप पर्टिकुलर चीजों में लाने की जरूरत है। बिल्कुल, दरअसल इस बारे में कल जब प्रधानमंत्री के सचिवों के साथ बैठक हुई तो उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ कार्यालय से जो बयान है उसमें भी कहा गया कि इस बैठक में पीएम ने खास फोकस किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी आपको रिफॉर्म उठाने हैं, डीरेगुलेशन जैसे रिफॉर्म उठाने हैं, उसकी तरफ आपको कदम बढ़ाने होंगे तेजी से। इसको और कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। हम चर्चा करें कि ईरान वॉर थमने के बाद क्या अर्थव्यवस्था की रफ्तार वापस पटरी पर आ जाएगी। ब्रेक पे जाने से पहले साकेत मिश्रा साहब ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हमें अब फोकस इस बात पर करना है कि बाहर जो निवेश हो रहा है, जो बाहर टैलेंट के लिए हम लोग बाहर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भारत में कैसे हो, इसके लिए किस तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम करने होंगे। इंसेंटिव प्रोग्राम से ज़्यादा ज़रूरी ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम कैसे बनाएं। जन्मेजय सिन्हा साहब, कई सारे कदम पहले उठाए जाने शुरू हो चुके हैं, डीरेगुलेशन उसमें से एक बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के माहौल को बनाने के लिए और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, जिसकी तरफ पीएम इशारा भी कर रहे थे कल? देखिए, प्रधानमंत्री की दिशा बड़ी साफ और सही है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहाँ गवर्नमेंट को रहना चाहिए, कहाँ गवर्नमेंट को काम, द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस बट टू फैसिलिटेट इट। तो ये सब तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर हम लोग का जो एक बुरी बात है, मगर मानना पड़ेगा, जब हम लोग का लाइसेंस राज खत्म हुआ ना 1991 में, तो वो स्लिप करके वो इंस्पेक्शन राज बन गया। तो अभी भी लोग बोलते हैं कि इट इज प्रोहिबिटेड अनलेस इट इज परमिटेड। अब वी हैव टू चेंज इट टू इट इज परमिटेड अनलेस इट इज प्रोहिबिटेड। लाइसेंस 1 साल के लिए दे रहे हैं, परमिशन 1 साल के लिए दे रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं इसको परपेचुअली दे दो। कहीं उसको इफ यू वांट टू कहीं वापस खींचना तो वापस खींचिए। अभी आप बताइए, एक सैंडल आपका बकल बदलना है तो उसमें 4 इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो इतने ना हम लोग बाधा अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए किए हैं कि इनको हटाना पड़े। मगर इसको हटाने में क्या होता है कि सरकार के जो सचिव लोग हैं उनका पावर घट जाता है, तो इसलिए उन लोग इतनी खुशी से इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ते। मगर गवर्नमेंट का पूरा पुश है कि इसको करना है। और अब जब एफटीए हो गए तो कहीं ये डीरेगुलेशन नहीं हुआ, कहीं जन विश्वास नहीं हुआ, माने ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस, तब हम लोग को बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए लाइसेंसेस, परमिशंस, क्लियरेंसेस, ये सबको इनको बहुत सरल बना देना है। और दूसरा, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना है। जितने परमिशंस हैं, जितने ऑब्लिगेशंस हैं, एक जगह होना चाहिए कि हमको पता तो चले मेरे ऑब्लिगेशन क्या है, कि हम ऐसे ही फंस ना जाए। मगर इसमें काम बहुत है, काम जारी है मगर बहुत है। देखिए, अभी कमेटी में है, बहुत काम हम लोग कर रहे हैं, ये हमको आप बताना पड़ेगा आपको। बहुत काम कर रहे हैं मगर तब भी काम काफी बाकी है। फिर ये देखिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कितना पैसा इसमें फंसा हुआ है। कहीं इन लोग और इफिशिएंट हो जाए तो इनका मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा जो लिस्टेड है, और वो गवर्नमेंट को भी ज्यादा पैसा देंगे। तो ये सब जगह हम लोग को दिल लगा करके काम करना है। देखिए,
इंटेंशन दरअसल तो है मगर एक्सिक्यूशन जरूरी है। बिल्कुल यही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे अनिल पद्मनाभन साहब, आप तो काफ़ी क्लोजली आपने फील भी किया होगा। इंटेंशन ऐसा था कि सरकार ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज में रखेंगे और लेटरल एंट्री की व्यवस्था की गई। उसकी हालत क्या होगी किसी से छुपी हुई नहीं है। जो अभी जन्मेजय सिन्हा साहब कह रहे थे कि हम लोगों ने लाइसेंस राज तो ख़त्म किया, इंस्पेक्टर राज पर आके चीज़ें अटक गई हैं। तो ये कैसे इसको दूर किया जाए, क्योंकि आखिरकार इन सब चीज़ों को दूर करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे कम, एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा रहती है। लक्ष्मण, हम पर ये जिम्मेवारी जो मामूली सिटीजन है, जो आम आदमी, हम पर भी है। तो मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो जो इंस्पेक्टर राज जो जन्मे जी ने कहा, तो इसको आप देखिए, ये रिटेल लेवल करप्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रिटेल करप्शन में पैसा देने वाला भी है और लेने वाला भी है। तो ये प्रॉब्लम हमारे भारत में ये है कि एक हमारा आर्थिक इतिहास हो गया भ्रष्टाचार का। तो ये हमारे डीएनए में घुस गया है। अब इसको हटाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कई चीजों से, टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, जहाँ की वो कांटेक्ट सरकार के जो फ्रंट ऑफिस और आम आदमी का कम कर दो, टेक्नोलॉजी से कर दो, जैसे पासपोर्ट का हो या ड्राइविंग लाइसेंस का हो। तो ये जो मतलब अपॉर्चुनिटी है जो बिचौलियों का बीच में घुस के भ्रष्टाचार बढ़ाना, वो नहीं रहेगा। दूसरा है कि जो हम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह क्यों कर रहे हैं हम, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम कहते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये बहुत ही महंगे हैं भारत में। आप किसी भी देश से देख लो, मतलब चीन को छोड़ दीजिए, वियतनाम के साथ जो हमारे जो कंपटीटर हैं आज दुनिया में, इंडोनेशिया देखो, वियतनाम देखो, इनसे बहुत खराब है भारत की स्थिति। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करोगे तो इनकी जो कीमतें ये भी कम होंगी। अब ये जैसे पूंजी की जो कीमत है, जो हमारे जो पूंजीपति लगाते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट इतना महंगा है, तो ये कहाँ करेंगे निवेश? मतलब वैसे ही डरे हुए हैं, इन डरे हुए हैं, मतलब इनकी मानसिकता नहीं है। ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के इरा से इनकी मानसिकता बड़ी नहीं है। तो तभी हम देख रहे हैं जो निवेश आ रहे हैं, स्टार्टअप्स में आ रहे हैं। आप स्पेस का देखिए उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण वो है कि जो आप पूछ रहे हो कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, वहां पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री भारत सरकार ने कुछ 4-5 साल 6 साल पहले किया। आज आप देखिए स्काई रूट, जो अभी उनका लॉन्च पैड पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट। फिर आप डीप टेक में देख लीजिए। तो जहां भी ये मतलब ये भ्रष्टाचार का कांटेक्ट नहीं है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है। और ये जो नए जो उद्योगपति आ रहे हैं, जो स्टार्टअप में जो नए, इनका मानसिक बिल्कुल अलग है। जो कि पुराने जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, ये अभी भी पुराने टाइप से इनका इन्वेस्टमेंट करने का तौर तरीका है, और ये साफ नजर आ रहा है। तो ये सब बदलोगे तभी जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आउटपुट मिलेगा हमें। बिल्कुल आपने सही कहा। जो पुराने उद्योगपति ये भी हो सकता है ना कि वो उस लाइसेंस राज को भी देखा, उन्होंने वहाँ भी जीना सीख लिया, इंस्पेक्टर राज में भी जीना सीख लिया। लेकिन अब जो हमारे जेनजी वाले उद्योगपति हैं, वो अब चाहते हैं कि चीज़ें बाहर जाकर दुनिया देखें, कुछ वैसा ही दुनिया यहाँ भी हमें देखने को मिले। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। रजनी सिन्हा मैम, मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के आपके पास जाऊँ तो इन्वेस्टमेंट लाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, खासतौर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना। और अब ईरान वॉर के दौरान तो लगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए भी आपको कदम उठाने पड़ेंगे। पिछले दिनों आरबीआई ने कदम उठाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कदम उठाया। आपको लगता है कि इस फ्रंट पे और कुछ किए जाने की जरूरत है? तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें, अगर हम एफडीआई डेटा देखें, ग्रॉस जो हमारे कंट्री में आ रहा है, वो एक्चुअली हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं उसमें। तो अगर हम FY26 का डेटा देखें ग्रॉस एफडीआई का, तो हम अराउंड मोर देन $90 बिलियन ग्रॉस एफडीआई आया है। लेकिन नेट एफडीआई कम हो गया है बिकॉज ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड साथ साथ जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे
इंडिया से इन्वेस्टमेंट बहुत बाहर जाने लगा है, जो कि 4-5 साल पहले नहीं था। अब इंडिया से इन्वेस्टमेंट अराउंड $30 बिलियन तो इंडिया से ही बाहर इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसके कारण नेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है। अब अभी तक जो मेजर्स जो रिसेंटली आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने मेजर्स अनाउंस किया था, वो सब वो ईसीबी इम्प्रूव होगा, एफआईआई होगा। एफआईआई जैसे कि हमने डिस्कस किया, डेट पे ऑलरेडी इम्प्रूव हो गया है। एफसीएनआर डिपॉजिट पे इम्प्रूव होगा। तो इस तरह का कैपिटल फ्लोज लाने के लिए मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। बट जरूरी ये है हम क्या करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आए। एफडीआई, जैसा कि मैंने कहा, एफडीआई आ रहा है कंट्री में। अभी भी हम लास्ट साल देखें तो हम 17-18% ग्रॉस एफडीआई ग्रो हुआ है। लेकिन साथ साथ जो जबकि ये ट्रेंड हो रहा है इकोनॉमी में कि यहाँ से भी लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रिपैट्रिएशन हो रहा है प्रॉफिट की, ये सब होगा। जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है और मार्केट्स डेवलप करता है, और ये हम रोक नहीं सकते हैं, ये ट्रेंड रहेगा। तो जरूरी ये है कि हम देखें कि किस तरह से हम ओवरऑल एफडीआई और भी इम्प्रूव कर सके। और उसके लिए जरूरी है जो कि हम अभी जो भी मेजर्स डिस्कस कर रहे थे, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भी इम्प्रूव करते हैं, अगर हम डीरेगुलेशन की तरफ फोकस बढ़ाते हैं, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स जिसका हम डिस्कस कर रहे थे, लैंड, लेबर, वो सब पे हम फोकस करते हैं, तो एफडीआई इम्प्रूव होगा। बिकॉज इंडिया में अगर हम रिटर्न्स देखें, हमने एक एनालिसिस किया था जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि डिफरेंट कंट्रीज में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पे इन्वेस्टर्स को किस तरह का रिटर्न्स मिल रहा है, और हमने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखा। तो अगर हम वो देखें तो इंडिया में रिटर्न्स काफी अच्छा है, सेकंड ओनली टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एज पर आवर एनालिसिस सबसे ज्यादा वहां आ रहा था रिटर्न्स, और सेकंड इंडिया में आ रहा था। तो रिटर्न्स तो आ रहा है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज है, अगर हम फैसिलिटेट करें और भी इम्प्रूव करके हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सम ऑफ द अदर रिफॉर्म्स जो हम बात कर रहे हैं, तो एफडीआई भी इम्प्रूव और भी इम्प्रूव हो जाएगा। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी कुछ हो रहा है। सो आई थिंक फोकस शुड बी कि बिल्कुल, हम आपने और एफडीआई कैसे इम्प्रूव करें और एफडीआई कैसे लाएं और इसके लिए और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साकेत मिश्रा साहब, अगर हम कहें कि पॉलिटिकल कंपल्सन या फिर कहें पॉलिटिकल कैपिटल वो जिस तरह से इंटैक्ट हो गया पिछले कुछ इलेक्शन के बाद, तो अब आपको लगता है कि सरकार को ये जो रिफॉर्म जिनकी बात अभी रजनी सिन्हा मैम कर रही थी उसकी तरफ कदम उठाना चाहिए? लैंड रिफॉर्म हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, एफडीआई के लिए कई सारे सेक्टर अभी भी वहाँ खुलना बाकी है जिसमें बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई एक बड़ा इशू है। तो इसकी तरफ अब कदम बढ़ाने का सही समय आ गया है? तो लक्ष्मण जी, वेस्ट बंगाल के बाद कैपिटल तो मतलब बहुत कस के तगड़ा हो गया है इस समय पॉलिटिकल कैपिटल सरकार के पास, तो बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए मौका बहुत है। और जो अभी जन्मेजय जी ने भी बात की और अनिल जी ने भी बात की, हम लोग को ये जरूरी नहीं है कि लैंड रिफॉर्म सब कुछ सेंटर में करने की जरूरत है। कंपैरेटिव फेडरलिज्म है, जो प्रदेश करेंगे अच्छा काम वहां काम अच्छा होगा, जो नहीं करेंगे वो उनके यहाँ काम नहीं जाएगा। हम लोग को कुछ बड़ी बेसिक चीजों को बदलने की जरूरत है। एक है कि जो शायद जन्मेजय जी ने बात की थी पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर में हम लोग निवेश किया है, पर हम लोग को जरूरत है पब्लिक सेक्टर किस तरह से काम कर सके प्राइवेट सेक्टर के साथ। स्पेस एक उदाहरण था, पर आप आज डिफेंस ले लीजिए, जो आईडीएक्स स्कीम है जो कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने चलवाई है, छोटे छोटे इनोवेटर्स पूरे देश भर में पनप रहे हैं आज, क्योंकि उनको लगता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद आ जाती है। जैसे ही मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आती है उसी समय बाहर से भी लोग निवेश करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कहीं लाइट है टनल के अंत में। तो हम लोग को नई सोच लाने की जरूरत है, जहां एक तो पार्टनरशिप की जरूरत है, दूसरा समझने की जरूरत है कि बड़ी कंपनियों के डीएनए में इनोवेशन नहीं होता है, उनमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है। उनके पास जो सालों साल लॉस कर सकता है स्टार्टअप, वो शायद माननीय बिरला जी या टाटा के पास लग्जरी नहीं होती है। तो इसलिए जो स्मॉल सेक्टर में, हाईटेक सेक्टर में किस तरह से उनको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, आईडीएक्स की स्कीम है, आरडीआई की स्कीम है, बीरैक की स्कीम है, जल्दी जल्दी डिसबर्सल हो, जिससे कि टॉप टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाए। तो ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है हम लोग को करने के लिए, क्योंकि तभी बड़ा निवेश आएगा हमारे देश।
ये बिल्कुल और इसमें कोई जी, पॉलिटिकल सुनील कैपिटल स्वर्णम नहीं साहब, जाता समय कम है। आखिर तो एक बड़ा निवेश, हाँ हाँ, ये बड़ा निवेश कैसे आएगा, इससे कुछ उपाय साकेत मिश्रा सर ने बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया आपके हिसाब से, और कोई और स्टेप जो आपके जहन में हो? कि उन्हीं की बातों से मैं उठाऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज पब्लिक सेक्टर कंपनियों के हाँ पास ढेर सारा लैंड पड़ा है और प्राइवेट सेक्टर हाँ के पास कैपिटल है और चेंज के लिए उनके पास एंथुजियाज्म है। तो जो लैंड बैंक है, सेल के पास, बीएचईएल के पास, बेमल के पास, एचएल के पास, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास बहुत सारे लैंड है। तो उस लैंड का इस्तेमाल करके वो इक्विटी के तौर पर उस लैंड को, प्रोजेक्ट को दे दे, और उस लैंड से जो जॉइंट वेंचर फॉर्म होगा उसमें लेट प्राइवेट सेक्टर डू द मैनेजमेंट एंड एक्सक्यूशन। तो वो अपने हाथ में छोड़ने वाली काम है, कोई जाके फार्म लैंड को एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं बात है। तो ये बात बहुत साल पहले हुई थी, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ है उसमें। और हर बजट में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर कुछ खास अनाउंस करेंगे, बट अब तक नहीं हुआ है। तो वो एक अब शॉर्ट तक नहीं हुआ। सिंपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक की तरफ कदम बढ़ाना एक बहुत ही ज़रूरी कदम हो सकता है। छोटा सा जवाब अनिल पद्मनाभन साहब, जो अलग अलग बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले एक आध महीने में, देखो तो पीएम कई बैठकें कर चुके हैं, जिसमें अधिकारियों के साथ बैठक किए, अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक किए, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साथ बैठक किए। इन सबको कैसे आप रीड कर रहे हैं? क्या कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं क्या? लक्ष्मण सोच नहीं रहे, कर रहे हैं। तो आप रोज देखिए जो इनके जो निर्णय आ रहे हैं कैबिनेट लेवल पे और हाल में जो पॉलिसी लेवल पे आरबीआई, सब मैं वही कह रहा हूँ, इनको ना अलग अलग मत देखिए, ये पूरा एक प्लान है। तो अभी जो आरबीआई ने जो और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों ने मिलके किया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये इनको अब मतलब हिंदी में कैसे समझाऊं, सेंट्रल बैंक के सेंट्रल बैंक है ये बीआईएस। तो अगर बीआईएस का जो वो निवेश करते हैं दूसरे सेंट्रल बैंक्स के बिहाफ पे अनेक देशों में, भारत में उनका निवेश जीरो है अभी तक। क्यों? क्योंकि आपने उनको टैक्स किया था, ये एफआईआई टैक्स की तरह उनका एक प्रिजम्पटिव टैक्स था, वो आपने हटाया अभी। तो जैसे ही हटाया तो बीआईएस के थ्रू अभी वो डेट में पक्का आएगा, तो अंदाजन है कुछ 30-20 बिलियन वो डॉलर बेसिकली आना आएगा। शुरू भी हो गया है। हाँ हाँ, जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बता भी रही कि आना शुरू हो गया। चूंकि समय कम है इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ से आवाज़। नमस्कार।